क्या नए भारत की नई मांग है हिंदू राष्ट्र? क्या विकासशील भारत की जरूरत है हिंदू राष्ट्र? और क्या भारत का अस्तित्व है हिंदू राष्ट्र? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द देश की राजनीति इन दिनों सबसे ज्यादा घूम रही है। आलम यह है कि पहले की तुलना में मांग अब बढ़ चुकी है, अभियान बढ़ गए हैं, अभियानों की तीव्रता बढ़ गई है और तो और इसी सपने को हकीकत का रूप देने के लिए भौगोलिक दायरा भी बढ़ता जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में देखिए, आम जनमानस के बीच हिंदू राष्ट्र के विचार को जिंदा करने का कार्य स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी ने किया, जो कि देखिए संघ की प्राथमिकता हमेशा से ही भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना था। और इस कारण 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी गई, जिसके बाद शाखाओं और जिला स्तर पर कार्यालय के जरिए जमीनी स्तर पर हिंदुओं को यह एहसास दिलाने की कोशिश शुरू हुई कि उनका अस्तित्व हिंदू राष्ट्र से ही जुड़ा है। अब यहाँ ये समझने वाली बात यह है कि सावरकर के हिंदुत्व का मतलब हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता में गर्व करने वाले लोग हैं। सावरकर के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सप्त सिंधु में निवास करने वाले लोगों से है। सावरकर के हिंदुत्व में हिंदू वे हैं जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों सप्त सिंधु यानी हिंदुस्तान में हो, और जिनकी पितृभूमि सप्त सिंधी में है लेकिन पुण्य भूमि कहीं और। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो दोनों में से किसे चुनेंगे, पितृभूमि या फिर पुण्य भूमि। और अगर पितृभूमि को चुनते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र में है, और अगर पुण्य भूमि को चुनते हैं तो फिर वो हिंदू नहीं। जो लोग देखें हिंदू राष्ट्र की मांग को बेतुका बताते हैं, उनसे ये सवाल पूछना वाजिब है कि जब मुस्लिम बहुल मुल्क खुद को इस्लामिक कंट्री घोषित करते हैं, यहाँ तक देखिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखता है, तो फिर हिंदू बहुसंख्यक यानी कि भारत और नेपाल खुद को हिंदू राष्ट्र के तौर पर क्यों ना दिखा सकता है? ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र की मांग पहले कभी नहीं उठी, लेकिन जब से देखिए केंद्र की सत्ता पर मोदी सरकार काबिज हुई है, इस मांग को धार देने का कार्य पीएम मोदी की मंदिर नीति ने किया। विश्व पटल पर पीएम मोदी ने देश की सनातन संस्कृति को उभारा, मंदिर मंदिर का जीर्णोद्धार करके विदेशी धरती तक भारत की आध्यात्मिक दुनिया की गहरी छाप छोड़ी। और आज जो कि देखिए पीएम मोदी देश को लोकतंत्र का नया मंदिर समर्पित कर चुके हैं, इसलिए अब नए मंदिर से नए भारत के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग रफ्तार पकड़ चुकी है। आलम यह कि पूरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी एक बार फिर इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 दूसरे देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर बाबा यानी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का तो देखिए मिशन छेड़ा हुआ है। उनका तो ये कहना है कि जिस दिन से भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी प्रभु राम हिंदुस्तान की जरूरत है, उनका ऐसा कहना है। यानी कि 100 बात की एक बात ये कि अब नई संसद से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने का समय मांगा जा रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा हिंदू राष्ट्र का जाप कर रहा है, और ऐसे में धर्म उत्थान के इस दौर में क्या नया भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर विश्व में अपनी एक नई पहचान बना पाएगा? इसको लेकर नए भारत की कुंडली के अनुसार हिंदू राष्ट्र का भविष्य क्या कहता है, ये बता रहे हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। देखिए धर्म ज्ञान पर। नई संसद से हिंदू राष्ट्र का सपना क्या होगा साकार? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। धार्मिक और राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए कई तत्वों का ध्यान रखना होता है। ध्यान देने योग्य कुंडली, ग्रहों के स्थान, दशा मुक्ति, दशा भुक्ति और समय के प्रभाव इत्यादि का विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। हालांकि ज्योतिष विज्ञान केवल एक भविष्यवाणी और आकलन का माध्यम होता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। लोगों को अचरज भले ही हो, लेकिन एक बड़ा सच यह है कि संघ वाले नरेंद्र मोदी के सरकार बनने की संभावना और हिंदू राष्ट्र साकार होने का सपना साथ साथ देख रहे हैं। संघ वालों की राय में अगर 10 साल मोदी रह जाएं, तो 2025 में जब संघ के 100 साल पूरे होंगे, तब तक भारत का हिंदू राष्ट्र बनना संभव हो जाना चाहिए। लेकिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये मुमकिन नहीं है। हिंदू राष्ट्र है क्या? हिंदू राष्ट्र में जहां धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है
वहां धर्मनिरपेक्ष हटा दिया जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अभी किसी भी देश में हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने के लिए विभिन्न पहलुओं और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की समस्या होती है। इन परिवर्तनों का आकलन करने के लिए ज्योतिष विज्ञान के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन किया जा सकता है। ग्रहों की स्थिति और उनके संयोग सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों को प्रभावित कर सकती है। कुछ ग्रहों के संयोग और स्थिति हिंदू राष्ट्र की संरचना को समर्थन कर सकती है। हिंदू राष्ट्र के साकार होने के लिए धार्मिक योगों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। धार्मिक योग अन्य धर्मों के प्रभावों को समाप्त करने और हिंदू आदर्शों और मूल्यों को प्रवर्धित करने का संकेत कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक विकास और आर्थिक स्वावलंबन हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने में मदद कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन जैसे जाति और धर्म के मुद्दे, धार्मिक आदर्शों का प्रचार और सामाजिक सुधार हिंदू राष्ट्र को बनाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान केवल एक माध्यम है और उसे एक अध्ययन के रूप में देखना चाहिए। हालांकि यह अवधारणा दायरे से बाहर जाकर की एक निश्चित भविष्यवाणी करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। हिंदू राष्ट्र की संरचना और सपने की साकारकता के लिए सभी सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में बदलावों की आवश्यकता होती है, जो यूनिक हर देश और समाज के लिए होती है। नई संसद भवन में वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान का संवर्धन हो रहा है। भारत का विकसित होने का संकल्प दुनिया के कई देशों का संबल बनेगा। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि हमें कर्तव्य को प्राथमिकता में रखना होगा, हमें निरंतर खुद में सुधार करना होगा, हमें खुद को तपाना होगा, खुद को खपाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भवन में वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इसमें वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। यह भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। आने वाले सालों में सांसदों की संख्या बढ़ेगी और देश में आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद की संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ने के कारण ऐसे में हम उन नए सांसदों को कहाँ बिठाते हैं। पीएम मोदी के अनुसार हमने इस संसद का निर्माण भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इस देश की संसद हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस भवन में वास्तु भी है, विरासत भी है। इस इमारत को बनाने में हर छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। इस भवन में काफी ध्यानपूर्वक काम किया गया है। गुलामी की सोच को पीछे छोड़ रहा है। यह 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत है और वह गुलामी की सोच को पीछे छोड़ रहा है। संसद की नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। पीएम मोदी ने अपने उस दिन के संबोधन में कहा कि देश के विकास के लिए मुक्त मातृभूमि को नवीन मान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन राग चाहिए। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि चरई बेती यानी चलते रहो, क्योंकि
रुक जाने में से भाग्य रुक जाता है। हम संतों के आशीर्वाद से ही पवित्र सेंगोल को उनकी गरिमा लौटा सके हैं। लोकतंत्र हमारे लिए एक विचार है, एक परंपरा है। भारत लोकतंत्र की जननी है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है। भारत की नई संसद आने वाले सालों में दुनिया को दिशा दिखाने का काम करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। इस इमारत के उद्घाटन के साथ ही दुनिया को ये पता चल गया है कि भारत की दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है। ग्रह गोचर के अनुसार स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि की है। लग्न और लग्नेश की चर्चा करें तो वृष लग्न में राहु विराजमान है। लग्नेश का स्वामी शुक्र है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को कला, सौंदर्य, रचना, संगीत का कारक माना जाता है। यही कारण है भारत का सिनेमा विश्व स्तरीय है। वह यहाँ की वास्तुकला की विश्व भर में विशेष पहचान है। परंतु लग्न का राहु हमेशा देश में राजनीतिक उठापटक रखता है। साथ ही यह इस बात का भी सूचक है कि देश में कभी भी किसी एक पार्टी का शासन नहीं होगा। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल स्थित है। कुंडली का यह दूसरा भाव जो है वह दिशाओं से भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के सबसे विशेष एवं दुर्लभ योग की बात करें तो वह है कुंडली के तृतीय भाव, जहाँ कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और शुक्र ये 5 ग्रह पंचग्रही योग बना रहे हैं यहाँ बैठकर। यह पराक्रम एवं शक्ति का भाव है। भारत की कुंडली का तीसरा भाव बहुत ही मजबूत है, बहुत ही बलवान है। यही कारण था कि विशाल युद्धों और अनगिनत विद्रोही ताकतों के बावजूद भारत की अखंडता पर कोई आंच नहीं आई। तृतीय भाव स्थित शनि की बात करें तो भारत को आज़ादी शनि की महादशा में प्राप्त हुई थी। शनि की महादशा भारत के लिए शुभ फलदायी रही। शनि की महादशा में 1947 से 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों में भारत को सफलता प्राप्त हुई। भारत की कुंडली में शनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है। यह भारत की मौजूदगी, भारत की मजबूती को और शक्ति दोनों देता है। छठे भाव में तुला के बृहस्पति ये साफ दर्शाते हैं कि देश में धर्म को लेकर हमेशा ही कुछ ना कुछ विवाद बना रहेगा। साथ ही यह कर्ज का भी भाव है। इसी कारण देश में किसी न किसी रूप में कर्ज सदैव बना रहेगा। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का केतु कुंडली का यह भाव का संकेत करता है कि महिलाओं से संबंधित आंदोलन एवं कानूनों में समय समय पर बदलाव आएगा एवं समय के साथ देश में महिलाओं का वर्चस्व जो है वह बढ़ेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करें तो अभी हिंदू राष्ट्र बनने में अभी समय लगेगा। यह पहल देश के लिए, हित के लिए है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।